हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल, नर्सिंग फैकल्टी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज जो हमने पहला टॉपिक लिया है वो होगा सेल। एनाटॉमी का फर्स्ट टॉपिक भी सेल ही होता है। अब बहुत से स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे कि सर सेल तो एक बेसिक टॉपिक है, सबको इसके बारे में नॉलेज होता है। मानता हूँ सभी को इसके बारे में नॉलेज होता है, पर जब हम किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं तो शुरुआत हमें उसके पहले ही टॉपिक से करनी चाहिए। तो बेसिक सी बात है कि एनाटॉमी है तो पहला चैप्टर भी सेल है, तो सेल से ही शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कि देखते हैं सेल होती क्या है, सेल के बारे में हम जानते हैं। तो सेल को अगर हम बात करें हिंदी में, इसका मतलब होता है कोशिका। अब अगर सेल की डेफिनेशन की बात करें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल जो है वो मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब संरचनात्मक कैसे हैं, क्रियात्मक कैसे हैं, ये समझते हैं। बात करते हैं कि जिस तरह एक मकान को मान लीजिए, एक बड़ी इमारत को मान लीजिए, तो उसके निर्माण के लिए छोटी छोटी ईंटों की आवश्यकता होती है, या ये कह दें कि एक छोटी छोटी ईंटें मिलकर विशाल इमारतों का निर्माण कर सकती है। वैसे ही हमारी बॉडी में ये जो सूक्ष्म सेल्स हैं ये आपस में मिलकर पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं कि सेल है वो संरचनात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। संरचनात्मक कैसे है और क्रियात्मक कैसे है, फंक्शनल कैसे है और स्ट्रक्चरल कैसे। स्ट्रक्चरल की बात करें तो सेल आपस में मिलकर हमारी पूरी बॉडी को संरचना देती है, और यही सेल मिलकर हमारी बॉडी में जो सिस्टम है, ऑर्गन्स है, उनका निर्माण करती है, जिसके ऊपर पूरी ह्यूमन बॉडी टिकी हुई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल जो है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि सेल जो है वो संरचना भी दे रही है और फंक्शन भी करवा रही है हमारी पूरी बॉडी को, और संरचना भी दे रही है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तो ये कार्य कैसे करती है। अब जैसे मान लीजिए ये एक सेल है और सेल डिवीजन होकर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी बहुत सी संख्या में सेल्स निर्माण होती है सेल डिवीजन होकर। ये सेल डिवीजन होकर किसका निर्माण करेगी? टिश्यू का। अब ये सभी सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है। अब टिश्यू का निर्माण होने के बाद टिश्यू किसका निर्माण करेंगे? ऑर्गन का, ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स मिलकर किसका निर्माण करेंगे? सिस्टम का। और सभी सिस्टम मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ह्यूमन बॉडी का। अब जो शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है, सेल है, वो डिवीजन हुई, सेल डिवीजन होकर विभाजित होकर किसका निर्माण किया? टिश्यू का। और टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन्स का। और ऑर्गन्स जो है वो किसका निर्माण करेंगे? मिलकर सिस्टम का। और सिस्टम से क्या बनेगी? पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होगा। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल जो है वो हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है, और ये सूक्ष्म इकाई विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी? टिश्यू का निर्माण करेगी। और टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करेंगे, ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम का निर्माण करेंगे, और सिस्टम मिलकर पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करेंगे। अगर हम बात करें कि सेल कहाँ से लिया गया है, सेल की सबसे पहले खोज किसने की, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेल शब्द के बारे में। जो सेल जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। अगर इस सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सेल जो शब्द है वो लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है। लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, यानी छोटा कमरा। अब हम बात करते हैं सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेल की कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब पर सेल के अंदर वह सभी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को संचालित करने के लिए आवश्यक मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं।
अब सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, राइबोसोम, गोल्जी ऑपरेटर्स, ये सभी मौजूद होते हैं जो मानव शरीर को आवश्यक मटेरियल उपलब्ध करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। आगे पढ़ते हैं कि जो सेल शब्द है वो लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। और अब हम बात करेंगे कि जो ये सेल शब्द है उसका सबसे पहले उपयोग किसने किया, डिस्कवर्ड किसने किया। तो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। और कब किया? 1665 में, 1665 में। अब हमारे सामने दो चीज हुई कि सेल जो शब्द है वो लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। और दूसरा कि ये जो वर्ड है इसका सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया? तो डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब एक वैज्ञानिक इसी लाइन में और आते हैं, एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek, इन्होंने क्या किया? सन 1674 में एक जीवित सेल का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? एक जीवित सेल का अध्ययन किया। और किसने किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek, एंटोनी वान लीeuwenhoek। तो हमारे सामने अब कितनी सिचुएशन? 3 कि सेल शब्द का कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है स्मॉल रूम। और इस शब्द को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। और कब किया? 1665 में। अब इसी लाइन में देखते हैं कि एंटोनी वान लीeuwenhoek ने क्या किया? एक जीवित कोशिका का अध्ययन किया, एक जीवित कोशिका का अध्ययन किया। और कब किया? 1674 में। अब बात आती है रॉबर्ट ब्राउन, इसी लाइन में बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि सन 1831 में केंद्रक और केंद्रिका की खोज की। सन 1831 में केंद्रक और केंद्रिका की खोज की। अब सेल के अंदर जो केंद्रक और केंद्रिका की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। अब हमारे सामने कंडीशन हो गई कि सेल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। अब दूसरे पॉइंट पे जाएं तो बात होती है कि इस शब्द का डिस्कवर्ड किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब एंटोनी वान लीeuwenhoek ने क्या किया? एक जीवित कोशिका का अध्ययन किया सन 1674 में। इसी लाइन में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या किया? सेल की केंद्रक और केंद्रिका की खोज की। किसकी खोज की? केंद्रक और केंद्रिका की। अब हम बात करते हैं कि इन सभी का यानी सेल का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सेल का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। उसको क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। सेल की स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि सेल की जो ये स्ट्रक्चर है ये किन हेडिंग्स पे डिपेंड करती है। अगर मुख्य रूप से हम बात करें सेल की स्ट्रक्चर के बारे में तो ये 3 हेडिंग्स पे डिपेंड करती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो आपको ये जो बाहर कवरिंग नुमा संरचना दिखाई दे रही है, जो अंदर के सभी पार्टिकल्स को कवर कर रही है, ये चारों तरफ जो ये आपको लेयर दिखाई दे रही है, आउटर लेयर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये पूरी चारों तरफ आपको जैसे ये कवरिंग नुमा संरचना दिखाई दे रही है, पूरे अंदर के पार्टिकल्स को कवर करती है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो ये चारों तरफ सीट नुमा संरचना होती है जो अंदर के सभी पार्टिकल्स को कवर करती है। अगर दूसरी हेडिंग की बात करें तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मा। जो अंदर मैंने ये डैश नुमा संरचना दिखाई है, इसके अंदर ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें 70% वाटर होता है और अदर पार्टिकल्स होते हैं। अदर पार्टिकल्स की बात करें तो इसके अंदर जैसे हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरेक्सिसोम है, सेंट्रियोल्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स है। ये सभी जो होते हैं ये साइटोप्लाज्मा के अदर पार्टिकल्स में आते हैं। पहली हुई सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हुआ साइटोप्लाज्मा और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो
सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है और मैंने आपको बताया कि इसकी जो खोज है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। इसके बारे में हम संक्षिप्त भी पढ़ेंगे, पर मैंने आपको ये एक बार सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सेल की स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम समझते हैं तो जो सेल की स्ट्रक्चर है वो मुख्य रूप से 3 हेडिंग्स पे डिपेंड करती है। पहली होती है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मा, जो इसके अंदर ये द्रव्य भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्मा, और तीसरा जो मुख्य रूप से केंद्रक होता है जो न्यूक्लियस। ये 3 हेडिंग्स होती है। और अदर पार्टिकल्स की बात करें तो सेल के अंदर अदर पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेक्सिसोम, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, ये सभी इसके अदर पार्टिकल्स में आते हैं। इसके बारे में हम संक्षिप्त भी पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कितनी हेडिंग से बनी होती है और सेल में कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन पार्टिकल्स के बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मा क्या होता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, बाकी अदर जो पार्टिकल्स है उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पर हमें ये सब चीजों से पहले ये पता होना चाहिए कि ये सब चीजें सेल के स्ट्रक्चर में कौन कौन से हेडिंग्स आती है, कौन से पार्टिकल्स आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शुरू वाले पॉइंट को, सेल मेम्ब्रेन को, कि सेल मेम्ब्रेन कैसे काम करती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि सेल की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, सेल की स्ट्रक्चर मुख्य रूप से 3 हेडिंग्स पे डिपेंड होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। तो हम अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और कैसे कार्य करती है। सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो सेल के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन का काम करती है और सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे पहले पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है जो क्या कार्य करती है, सेल को अंदर के पार्टिकल्स को प्रोटेक्शन का काम करती है और सेल को एक संरचना देती है या एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। दूसरी हेडिंग्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव शीट कवरिंग द साइटोप्लाज्मा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर एक जेली लाइक द्रव्य भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है, उस साइटोप्लाज्मा की कवरिंग करती है, किस लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अगर तीसरी बात करें तो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट आईसीएफ और ईसीएफ। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है, पृथक करती है आईसीएफ और ईसीएफ को। आईसीएफ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और ईसीएफ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। अगर हम आईसीएफ और ईसीएफ की बात करें तो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, आईसीएफ और ईसीएफ। आईसीएफ का मतलब होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, यानी वह फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ईसीएफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, वह फ्लूइड जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इन दोनों फ्लूइड्स को सेपरेट करने का कार्य करती है। सेपरेट कैसे करती है, जैसे ये सेल का डायग्राम आपके सामने है और इस सेल के डायग्राम के अंदर जो फ्लूइड है वो है आईसीएफ, और इस सेल के बाहर की तरफ जो फ्लूइड होता है वो होता है ईसीएफ। अंदर के फ्लूइड को हम कहेंगे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और बाहर के फ्लूइड को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। अब इन दोनों फ्लूइड्स के बीच में ये सेल मेम्ब्रेन एक कवरिंग बनाए हुए है जो क्या कार्य करती है, आईसीएफ को अंदर है और ईसीएफ को बाहर रखती है, जिसके बीच में ये एक आपको संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इन दोनों फ्लूइड्स को क्या करती है, पृथक करती है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड को बाहर की तरफ रहने देती है और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को अंदर की तरफ, इन दोनों फ्लूइड को मिलने नहीं देती। इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट आईसीएफ और ईसीएफ। आईसीएफ की बात करें तो इसमें 70% फ्लूइड होता है और ईसीएफ की बात करें तो इसमें 30% फ्लूइड होता है। अब इन दोनों फ्लूइड्स को अलग अलग करने का क्या रीजन है, बाहर का जो फ्लूइड है वो बाहर और सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो अंदर। इसका मतलब है कि जो आईसीएफ है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, वो अधिक मात्रा में क्वांटिटी, उस इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम की क्वांटिटी होती है और ईसीएफ में बहुत अधिक मात्रा में सोडियम की क्वांटिटी होती है।
इसलिए इन दोनों फ्लूइड्स को अलग अलग किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। अब आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव प्रीमेबल पे आधार पे कार्य करती है। सिलेक्टिव प्रीमेबल बल के आधार पे कार्य करती है। सिलेक्टिव प्रीमेबल का मतलब होता है प्रवेश योग्य, यानी सेल मेम्ब्रेन ब्लड में, सेल मेम्ब्रेन ब्लड से अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव प्रीमेबल के आधार पर कार्य करती है। सिलेक्टिव प्रीमेबल, अब प्रीमेबल का मतलब होता है प्रवेश योग्य, यानी सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही है जो सेल के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है? ब्लड से फूड, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को अपने अंदर प्रवेश करवाती है और CO2 को बाहर निकालती है। सेल मेम्ब्रेन पर कुछ पदार्थ जैसे वाटर, ऑक्सीजन, CO2, ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन के आर पार आ जा सकते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के सब्सटेंस की बात करें, सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंस, सेल मेम्ब्रेन के सब्सटेंस की बात करें, यानी सेल मेम्ब्रेन किन किन घटक से मिलकर बनी है, तो पहली होती है प्रोटीन, दूसरी है लिपिड और तीसरी है कार्बोहाइड्रेट। अब हम इनके परसेंटेज की बात करें तो प्रोटीन होता है 55%, लिपिड्स होते हैं 40% और कार्बोहाइड्रेट होते हैं 5%। तो इन सब चीजों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। जैसा कि हमने सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो मुख्य रूप से 3 हेडिंग्स पे डिपेंड होती है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, अब पढ़ते हैं साइटोप्लाज्मा के बारे में। साइटोप्लाज्मा जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर साइटोप्लाज्मा लिखा है और ये इंटीरियरली सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इंटीरियरली सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है। आपको बता दूं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के बीच में ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है इसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। अभी डायग्राम के माध्यम से मैंने एक समझाने की कोशिश की है कि साइटोप्लाज्मा के बारे में बताने की कोशिश की है ताकि हम इन सभी चीज़ों के को रिलेट कर पाएँ, हम सब चीज़ों को रिलेट कर पाएँ कि साइटोप्लाज्मा क्या होता है। साइटोप्लाज्मा में अदर जो वेरियस पार्टिकल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, वो कौन कौन से होते हैं, एक ओवरव्यू मिल जाए ताकि हमने ये डायग्राम बनाया है। और अगर बात करें इस जेली लाइक स्ट्रक्चर की तो ये बना किससे होता है, तो इसमें 70% वाटर होता है और अदर पार्टिकल्स होते हैं। अब अदर पार्टिकल्स की बात करें तो जो ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम है, गोल्गी अपरेटर्स है, सेंट्रियोल्स है, पेरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सभी साइटोप्लाज्मा के अदर वेरियस पार्टिकल्स या अपने कह सकते हैं इन्हें सेल ऑर्गेनल्स भी कह सकते हैं, ये सभी साइटोप्लाज्मा के अंदर आते हैं। मेनली बात करें तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्मा में ये जो सभी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है ये सभी साइटोप्लाज्मा के वेरियस पार्टिकल्स में आती है। अब अगर साइटोप्लाज्मा के फंक्शन की बात करें कि साइटोप्लाज्मा का फंक्शन क्या है, तो साइटोप्लाज्मा एक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। अब एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी कंट्रोल करता है? साइटोप्लाज्मा कंटेन करता है एंजाइम को, और हम सबको पता है कि एंजाइम हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अब साइटोप्लाज्मा जो है वो हमारी बॉडी में एंजाइम को कंट्रोल करता है, और यहाँ पर जो एंजाइम है वो किस लिए उपयोगी है? वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करना और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए
यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन कंटेन कर रहा है, साइटोप्लाज्मा। तो ये कहेंगे कि साइटोप्लाज्मा यहाँ पर ये फंक्शन करता है कि ये एंजाइम को कंटेन करता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी और वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या चीज़ होती है। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हमारे शरीर की सेल जिंदा रहती है। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हमारी सेल जिंदा रहती है। अब अगर हम अदर पार्टिकल्स की बात करें कि इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्मा है ये कौन कौन से अदर पार्टिकल्स को अपने साथ रखता है, तो ये पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्मूथ और रफ होती है, जिसके बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। पर एक बार हम जिक्र कर रहे हैं कि इन साइटोप्लाज्मा में कौन कौन से अदर वेरियस पार्टिकल्स होते हैं या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इनकी बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पेरोक्सिसोम होता है, वैक्यूल्स होती है, राइबोसोम होता है, गोल्गी अपरेटर्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स और सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सब चीजें साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। अब हम इसके अंदर जो वेरियस पार्टिकल्स है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। वीडियो अधिक लंबा न हो इसलिए आज का वीडियो यहीं तक। सेल का बाकी जो पोर्शन बच गया है जैसे साइटोप्लाज्मा के वेरियस पार्टिकल्स, न्यूक्लियस, सेल डिवीजन, इन सभी को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कुछ वीडियो में टेक्निकल इश्यूज भी है, उनका भी नेक्स्ट वीडियो में उनका भी समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।